सीपीसी में यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो नए लोगों को बता दिया जाए, आपका जो नया कानून शुरू हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अभी आपका 2 लेक्चर हुआ इस पर, और 2 लेक्चर में आपका एक बताया गया है कि इसका निर्माण कब हुआ, और दूसरा जो आपको बताया गया है कि इसमें 2 खंड हैं। आपका पहले खंड में 11 भाग है, जिसमें सेक्शन है आपका 158, ये भी क्वेश्चन आ चुका है जे में। और दूसरे भाग में फर्स्ट शेड्यूल है, यानी कि प्रथम अनुसूची है। एक न कहिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, कितनी अनुसूची पूछेगा तो प्रथम, और उसमें आदेश दिए गए हैं 51 आदेश हैं, और उन्हीं आदेशों के अंदर रूल या नियम दिए गए हैं, और वही नियम शुद्ध रूप से प्रक्रिया या प्रोसीजर से संबंधित है। आपको बताया गया था कि जो सेक्शन है वह सीपीसी के शरीर माने जाते हैं। शरीर मतलब स्थिर भाग है, और उसमें प्राण फूंकने का कार्य, अर्थात उसमें जान फूंकने का कार्य, अर्थात उसे गतिमान करने का कार्य नियम करते हैं जो आदेश में दिए गए हैं। अर्थात एक लाइन ये भी बताया गया था कि जो सेक्शन है वह प्रिंसिपल है, यानी कि उसमें सिद्धांत दिए गए हैं, और उन सिद्धांतों को कंडक्ट में कैसे लागू करेंगे, आप व्यवहार में कैसे लागू करेंगे, तो व्यवहारिक रूप में लागू करने का जो बातें दी गई है वो सेक्शन में नहीं, कहाँ दी गई है आपका सीपीसी में, तो आर्डर में। आर्डर के अंदर क्या दिए गए हैं, नियम। तो जब भी पढ़िए, एक जगह हम एकत्र करवा देंगे, जब भी पढ़िए तो जो भी सेक्शन जिस आर्डर से जुड़ा हो तुरंत सिद्धांत भी पढ़ना है, और उसके लिए आपका प्रोसीजर भी। अब हम चल रहे हैं सीपीसी में अमेंडमेंट, यानी कि सीपीसी में आपका संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, और अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है ये हमें देखना है। देखिए, चूंकि सीपीसी आपका समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है, तो भाई प्रविष्टि नंबर भी याद रखिएगा, बताया गया था, अभी लिखवाया भी जाएगा। कितना है, 30। तो समवर्ती सूची में आपका जो कानून बना सकता है वह संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, यानी कि यूनियन को भी पावर है और स्टेट को भी। ऐसी दशा में आपका जो सीपीसी है यूनियन ने बनाया है, संघ ने, अतः इसमें जो संशोधन किया जा सकता है वह संघ द्वारा भी, राज्य द्वारा भी। लेकिन आपका सेक्शन और जो नियम है उसमें संशोधन आपका जानना है, ये भी आपका यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है। 158 धाराओं में संशोधन कौन कर सकता है, या धाराओं में कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर सतर्क रहिएगा। तो संघ भी कर सकता है और राज्य भी, लेकिन जो रूल है, नियम है, उसमें संशोधन एक और प्राधिकारी कर सकता है, वह संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। यानी कि फिर क्वेश्चन का मॉडल देखिए, बताया भी गया था कि धाराओं में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, संघ द्वारा, राज्य द्वारा, दोनों द्वारा, तो दोनों मार्क कराइए। और आपका जो पूछा गया क्वेश्चन कि नियमों में संशोधन कौन कर सकता है, तो संघ भी कर सकता है, राज्य भी, और एक और कर सकता है, कौन, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। अब क्वेश्चन थोड़ा एक बार मैं देख रहा था घुमावदार पूछा गया है कि नियमों, धाराओं में संशोधन कौन नहीं कर सकता। उसमें दिया था आपका संघ, दूसरा ऑप्शन दिया था राज्य, तीसरा ऑप्शन दिया था उच्च न्यायालय, और उपर्युक्त सभी चौथा ऑप्शन। तो धाराओं में संशोधन कौन नहीं कर सकता, तो उच्च न्यायालय। उपर्युक्त सभी न मार दीजिएगा, क्या मारेंगे, उच्च न्यायालय। ये संशोधन की बात आई। इसके बाद आपका संशोधन के बाद
अब तक कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो अब तक सीपीसी में अगर ये पूछे कि अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो वो तो 5 बार। अब कब कब हुआ है, ये सन वाइज, और उसका वह क्यों हुआ संशोधन, सन वाइज याद रखना है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीसी में प्रथम बार संशोधन कब हुआ, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ। तो 1976 ईस्वी में भारत की संसद ने, ये स्टेट संशोधन नहीं बताया जा रहे हैं, ये कैसे संशोधन हम बताएंगे, जो भारत की संसद ने किया है, यानी कि संघ ने। तो भारत की संसद ने सीपीसी में सबसे पहले एमेंड कब किया, संशोधन कब किया, तो कब मारेंगे आप, 1976। अब ये मुख्य मुख्य जितने कानून हैं और उनमें प्रथम बार संशोधन जो हुआ है, एक क्वेश्चन इस मॉडल से भी आ रहा है। पिछली बार जे में आपका आईपीसी में पूछा, तो एपीओ में आपका एविडेंस में पूछा गया था। तो हम कोरिलेट करके लिखवाएंगे, लेकिन पहले समझिए। अगर आईपीसी में पूछे कि सबसे पहले संशोधन कब हुआ, ये यूपीजे में आया था, तो आपका जवाब रहेगा 1870। आपका जवाब रहेगा 1870। यूपीएपीओ में जो आया था, वह आया था एविडेंस में, तो 1938 में। हो सकता है कि सीआरपीसी में अब आ जाए, वहीं बचा है, तो सीआरपीसी में आए तो 1978 मार कर आइए। और संविधान में तो लगातार पूछा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951। कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है जे में पूछ ले, तो 1899 में हुआ, यानी कि संविदा अधिनियम में प्रथम बार संशोधन कब हुआ, तो 1899। यानी कि प्रथम संशोधन भी हमें देखना है। अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सीपीसी में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है, तो वह पांचों संशोधन देखना है और किस संशोधन से कैसा क्वेश्चन बनता है, हमें ये भी देखना है। देखिए आपका एक एक करके देखा जाए। पहले 1976 का संशोधन, यानी कि जहां तक 1976 की बात है, 1976 ईस्वी में आपका सीपीसी में सर्वप्रथम संशोधन होता है। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि 1976 में जो संशोधन हुआ था, उसका उत्तराखंड ने जो बनाया, इसको हम लिखवाएंगे, अभी समझिए आपका, इसके बाद लिखवाया जाएगा, संशोधन पढ़ा। उत्तराखंड ने जो पूछा, अधिनियम संख्या पूछ लिया कि सीपीसी में जो 1976 में अमेंड किया गया, उसका एक्ट नंबर पूछ लिया। तो जितने अब पांचों के अधिनियम संख्या भी याद करना पड़ेगा। तो इसका जो अधिनियम संख्या था, वह कितना था 1976 वाले का, 104। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर लोकसभा ने इस संशोधन को किस डेट को पास किया, तो वह डेट है आपका 23 अगस्त 1976 को। फिर तीसरा क्वेश्चन बना है कि ये उत्तराखंड ही बनाया है, जो अब हम बता रहे हैं कि 1976 के संशोधन पर भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति ने किस तारीख को अनुमति प्रदान की, ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है उत्तराखंड में। तो वह जो डेट है आपका 9 सितंबर 1976, यानी कि 9 सितंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस संशोधन पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी। जब संशोधन पर अनुमति प्रदान कर दी, तो वह संशोधन जो विधेयक था, अब अधिनियम बन गया। अब समस्या है कि कब से इसे लागू किया गया, ये इन्फोर्स कब से हुआ, प्रवर्तित कब से हुआ, यानी कि इस संशोधन का प्रारंभ कब से हुआ, वह भी डेट पूछी जाती है, गलत न हो। 1 फरवरी
1977, यानी कि 1 फरवरी 1977 से आपका कह सकते हैं कि प्रथम जो संशोधन सीपीसी में हुआ था वह लागू किया गया। तो भाई 3-4 क्वेश्चन हमने बताया, फिर हम एक बार रिवीजन करा रहे हैं। इस संशोधन का एक्ट नंबर याद रखिएगा 104। लोकसभा का कम पूछा जाता है। राष्ट्रपति ने अनुमति किस तारीख को प्रदान की वह याद करके जाइएगा डेट वाइज। तो आपका राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान की 9 सितंबर 1976 को। कब से ये लागू हुआ? 1 फरवरी 1977 को, ये याद रखना है। हाँ, आगे आपका ये इसमें पूछा जा सकता है कि जो नया क्वेश्चन है बिल्कुल, कि 1976 का जो अमेंडमेंट था वह कितने पार्ट में लागू किया गया? तो ये 3 पार्ट में लागू किया गया, यानी कि जिन धाराओं में बदलाव लाया गया उन धाराओं में बदलाव को एक ही बार लागू नहीं किया गया। कुछ धाराओं को 1 फरवरी 1977 को लागू किया गया और कुछ धाराओं को बाद में लागू किया गया। तो क्वेश्चन आजकल जो मॉडल बन रहा है कि कितने पार्ट में लागू किया गया, हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका बीएचयू एलएलएम में बना था पिछली बार कि संविधान कितने भाग में लागू किया गया। तो मैं बताया था कितने भाग में संविधान लागू किया गया था, 2 कि 3 कि 4? 2। आपका उसी प्रकार हो सकता है ये पूछ ले कि 1976 का संशोधन कितने पार्ट में लागू किया गया। तो पूरा संशोधन एक बार में नहीं लागू हुआ, कितनी बार में? 3 बार। अब उतना नहीं जाना है अंदर। ये प्रथम संशोधन हुआ। दूसरा संशोधन देखा जाए, आपका जो सेकंड संशोधन हुआ सीपीसी में, ये सेकंड और थर्ड आपका काफी महत्वपूर्ण है। और जो भी राज्य क्वेश्चन बनाते हैं ज़्यादातर सेकंड और थर्ड से बनाते हैं, और इसी में हम क्वेश्चन भी निकालेंगे कि किस राज्य ने कैसा क्वेश्चन बनाया है। जो दूसरी बार सीपीसी में संशोधन होता है वह 1999 में होता है, यानी कि 1999 में, और इसका एक्ट नंबर था 46। यानी कि द्वितीय बार संशोधन सीपीसी में कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में, और इसका अधिनियम संख्या कितना था? 86। अब इस संशोधन के बारे में पहले देखा जाए। जहाँ तक जहाँ तक द्वितीय संशोधन की बात है, आपका द्वितीय संशोधन पर भारत के राष्ट्रपति ने 30 दिसंबर 1999 ईस्वी को, यानी कि 30 दिसंबर 1999 को भारत के राष्ट्रपति ने इस संशोधन पर अपनी अनुमति प्रदान की। यानी कि 30 दिसंबर को यह संशोधन विधेयक किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। जैसे अनुमति प्रदान की जाएगी वह विधेयक बिल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट। तो अभी क्वेश्चन ये बना नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आपको हम लिखवाएंगे, पढ़ा भी रहे हैं कि अनुमति किस तारीख को प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा आपका मैंने 30 दिसंबर 1999। अब इस संशोधन द्वारा, हाँ देखिए आपका एक ही साथ ही दोनों बताना पड़ेगा भाई। जो थर्ड संशोधन होता है वह 2002 में होता है और इसका अधिनियम संख्या 22 है, यानी कि तीसरी बार। और राष्ट्रपति ने जो अनुमति प्रदान की 23 मई 2002। देखिए आपका दोनों संशोधन एक साथ पढ़ा जाता है। फिर एक बार हम बता दें, तब आपका 30 आपका दिसंबर 1900 पहले लिख लिया जाए भाई। तब देखिए अब ध्यान से भाई, आपका द्वितीय संशोधन और तृतीय संशोधन, ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया, प्री में भी, जाकर भाई अब देखते भी रहिए। द्वितीय और तृतीय संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू का भी है और प्री का है।
तो वह जवाब रहेगा मलीमत समिति। यानी कि सीपीसी में जो दूसरी बार संशोधन हुआ, तीसरी बार हुआ, वह एक कमेटी बनी। कौन सी कमेटी? मलीमत। भाई रट कर जाइएगा, किस समिति के सिफारिश पर? मलीमत। अब यहाँ जो आपको कोरिलेट करके मलीमत समिति पढ़नी है, उसमें आपका एक और सीआरपीसी में पूछा जाता है प्ली बार्गेनिंग। तो सीआरपीसी में जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है, यानी कि अध्याय 21A, वह भी मलीमत समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, यानी कि अभिवाक सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग। याद करिए रहेगा। यानी कि पहला दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दोनों संशोधन मैं बता रहा हूँ, दूसरा और कौन? तीसरा। अब जहां तक दूसरे और तीसरे संशोधन की बात है, इसे आपका चैलेंज किया गया। इस संशोधन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और वह केस इस बार तो नहीं, पिछली बार एजेस में भी आया था। सेलम एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। फिर एक बार देखिए, सेलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फिर मैं बता रहा हूँ एक बार, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के वाद में इन दोनों संशोधनों की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों संशोधनों को वैलिड माना, सही माना, और ये कहा कि ये दोनों संशोधन मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, अतः सही है। यानी कि दोनों संशोधनों को क्या माना गया? सही माना गया, गलत नहीं। तो क्वेश्चन ये बनता है, अलग अलग भी क्वेश्चन बना है कि 1999 के संशोधन को किस वाद में संवैधानिकता की चुनौती दी गई थी? तब भी सेलम वाला केस। 2002 का पूछे तब भी कौन सा केस मारेंगे? सेलम वाला। ये आपका बिहार में भी आया था, झारखंड में भी, और यूपी एचजेएस में, इसके पहले वाले एचजेएस में, मैंने इस बार नहीं, इसके पहले वाले में आया था। तो ये केस याद करना है, कौन सा केस है? सेलम। अगला देखिए, अब ये जो संशोधन दोनों हुए, ये संशोधन आपका एक ही साथ लागू किए गए, ये थोड़ा पॉइंट पकड़ना है। यानी कि 1999 का संशोधन भी और 2002 का भी संशोधन, ये एक ही साथ लागू किया गया, और वह डेट याद रखना है, पूछा गया है 1 जुलाई 2002। तो फिर एक बार याद रखिए, मैं बताया था 1976 का संशोधन कब लागू हुआ था? 1 फरवरी 1976। और पूछ ले द्वितीय संशोधन कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2002। तृतीय संशोधन कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2002। तो कौन दो संशोधन एक साथ लागू किए गए? तो क्या मार कराएंगे? द्वितीय तथा तृतीय। भाई ये भी आपका क्वेश्चन यूपीजे में भी आ चुका है। जो 1999 में संशोधन हुआ, उसमें एक क्वेश्चन और अलग से बनता है, मैंने पूरा तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और आपका बनता है, और वह जो बनता है आपका कि 1999 के संशोधन द्वारा एक आपका सेक्शन प्रतिस्थापित किया गया, नए सिरे से लिखा गया, और उसी से आपका क्वेश्चन एक बन रहा है। देखिए आपका 89, फिर एक बार देखिए भाई, धारा 89 पर 4-5 क्वेश्चन निकालना है 1999 के संशोधन द्वारा, जो बिहार ने क्वेश्चन बनाया। फिर एक बार इसको शुरुआत करते हैं। जो 89 है सेक्शन आपका सीपीसी का, ये सुलह समझौते को प्रश्रय देता है, यानी कि ये आपका बताता है कि आप न्यायालय से बाहर सिविल विवादों का निपटारा कर सकते हैं। यानी कि न्यायिक आपका न्यायालय से बाहर जाकर
आप सिविल विवादों का क्या कर सकते हैं, निपटारा। ये कौन सी धारा अनुज्ञा देती है सीपीसी की, 89। सुलह कर सकते हैं, माध्यस्थम कर सकते हैं, लोक अदालत से निपटारा कर लीजिए इत्यादि। ये आपका किसमें दिया गया है, 89। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो ये सेक्शन 89 है ये नए सिरे से लिखा गया, यानी कि पुनः लिखा गया, यानी कि इसके सभी शब्द बदलकर नए सिरे से सीपीसी का सेक्शन 89 को लिखा गया, तो इसी को कहते हैं पुनर्व्याख्यित धारा, प्रतिस्थापित धारा या पुनर्स्थापित धारा। और ऐसा क्वेश्चन वर्तमान में एक बन रहा है, यानी कि जिस कानून से बने ऐसा एक क्वेश्चन बन रहा है। आपका यूपी जे ने भी बनाया और वह जाकर बना दिया संविदा अधिनियम में, जो क्वेश्चन बने हैं ऐसे मॉडल से, वह आपका बनाया संविदा अधिनियम में कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित की गई है, नए सिरे से लिखी गई है, तो वह 28 है। और बिहार जे ने बना दिया कि संविदा अधिनियम की धारा 28 में किस सन में संशोधन किया गया, यानी कि एक राज्य प्रतिस्थापित बनाया तो दूसरा राज्य केवल सन पूछ लिया कि किस सन में ये प्रतिस्थापित किया गया। दोनों राज्य तो 1997 में किया गया, तो बताया जाएगा। प्रतिस्थापित धारा का मतलब समझिए भाई, जैसे कि अगर शराब की बात की जाए तो आपका बोतल वहीं रहती है और उस बोतल से शराब निकालिए और नई शराब भर दी। तो जब भी आप प्रतिस्थापित धारा पढ़िए, यानी कि सेक्शन वहीं रहता है लेकिन सेक्शन में जो बातें रहती हैं वह क्या की जाती हैं, बदल दी जाती। तो अगर सेक्शन की पूरी बातें बदल दी जाए तो वह धारा पूरी तरह प्रतिस्थापित मानी जाएगी, और दो शब्द केवल बदल दिया जाए तो केवल दो शब्द प्रतिस्थापित माने जाएंगे, पूरी धारा नहीं। यूपीजे में फिर क्वेश्चन आ जाए भाई, बना ही था। यूपीजे में आईपीसी से जाकर क्वेश्चन बन गया था कि आईपीसी की धारा 375 2013 में संशोधित की गई कि परिवर्धित की गई कि प्रतिस्थापित की गई। प्रतिस्थापित मतलब कि सभी शब्दों को नए सिरे से क्या करना, पुनः लिखना। तो आईपीसी की धारा 375 भी क्या है, प्रतिस्थापित। तो पहला मतलब आपको दिमाग में बैठाना है कि कहीं भी प्रतिस्थापित धारा है, इसका मतलब कि सेक्शन में सेक्शन वही है 89, लेकिन सेक्शन के अंदर जितनी बातें हैं वे सभी बातें नए सिरे से क्या की गई हैं, पुनः लिखी गई। एक क्वेश्चन इस मॉडल से आ रहा है। तो सीपीसी की जो धारा 89 है ये आपका बिहार का क्वेश्चन था कि कब प्रतिस्थापित की गई, 1999 में। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार जे में। सीपीसी की धारा 89 कब प्रतिस्थापित की गई, पहला क्वेश्चन तो 1999 से। दूसरा क्वेश्चन किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो अभी तो समिति बताई गई थी, कौन सी समिति, मलीमत समिति। तीसरा क्वेश्चन 1999 का संशोधन कब से लागू हुआ, तो कब से हमने बताया, 1 जुलाई 2002। चौथा क्वेश्चन 1999 के संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती किस केस में दी गई, तो कौन सा केस बताया गया। अब दोनों ना पूछे, अगर एक पूछे तब भी वही नियम चलना है। तो आपका ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सेलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन। आपका 4 क्वेश्चन हो गए। अब न्यायालय से बाहर मामलों के निपटारे के बारे में प्रावधान सीपीसी के किस सेक्शन में है कि पक्षकार न्यायालय से बाहर अपने विवाद निपटा सकते हैं, तो वह भी कौन सी धारा आप मारेंगे, 89। अगर इतना तैयार है आपका शुरुआती दौर में तो क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहे।
आपका समिति से लेकर सब कुछ बता दिया गया। अब आइए, आपका 3 संशोधन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चौथा संशोधन और पांचवा। जहां तक चौथा संशोधन की बात है, जो ये चौथा संशोधन किया गया, ये कॉमर्शियल कोर्ट के बारे में किया गया। कॉमर्शियल कोर्ट का मतलब ये हुआ कि वाणिज्यिक न्यायालय, यानी कि जो कॉमर्शियल कोर्ट है, वाणिज्यिक न्यायालय है, यानी कि इसका एक लाइन समझिए, ये 2000 आपका 15 में किया गया। ये जो संशोधन है कब किया गया? 2015 में। इसका अधिनियम संख्या था 2016 का अधिनियम संख्या 4। देखिए अभी बताते हैं भाई, 2016 का अधिनियम संख्या 4 था, और ये जो लागू हुआ आपका 23 अक्टूबर 2015 को। 23 अक्टूबर 2015 आपका एक नंबर हो गया ना, क्योंकि भाई यूपीजे में पूरा ये पूछा गया था। 2016 का अधिनियम संख्या तक पूछा गया, कौन है? 4। ये पूछा गया था पूरा कि संशोधन के बारे में। देखिए, वाणिज्यिक न्यायालय यानी कि कॉमर्शियल कोर्ट, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग, अधिनियम 2015। अब आप ये देखेंगे कि भाई आपका 2016 का अधिनियम संख्या 4, यानी कि ये कानून बना आपका 2016 में और लागू कब हो गया? 23 अक्टूबर 2015। अब यही आपका एक कॉन्सेप्ट बनाना है भाई, एक कॉन्सेप्ट बनाना है तब आपका, यानी कि जो ये आपका 2015 का संशोधन है, अगर हम देखें तो राष्ट्रपति ने आपका, कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने जो इस पर अनुमति प्रदान की, वह तो 2000 माने अधिनियम पर, वह तो 2016 दिख रहा है, लेकिन लागू हो गया था आपका 2015 में। और डेट याद रखिएगा किस तारीख को? तो 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर। अब पांचों को हम एक साथ लेंगे बाद में, पहले अभी एक एक हो जाए, चौथा हो जाए, तब एक बार हम लिस्ट बना देंगे। अब देखिए, इसके लिए आपका संविधान में जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से ये कवर नहीं होगा। यानी कि इस बात को समझने के लिए कि कानून तो भाई 2016 में दिखा रहा है कि अधिनियम संख्या 4, और लागू हो गया 2015 में ही, किस तारीख को? 23 अक्टूबर को। तो ये कैसे हो गया? कैसे संभव है? तो संभव है, और वह संभव है, देखिए आपका अनुच्छेद इसके लिए देखना पड़ेगा 123। देखिए आपका आर्टिकल एक उठाना पड़ेगा कंसेप्ट के लिए, ध्यान से देखिए भाई, नए लोग, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। जब अनुच्छेद 123 ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की बात करता है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, तो भारत का राष्ट्रपति अगर किसी विषय पर तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून को लागू कर सकता है। तो ये जो आपका वाणिज्यिक न्यायालय का प्रावधान सीपीसी में लागू किया गया, वह ऑर्डिनेंस द्वारा किया गया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने 2015 ईस्वी में अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश जारी करके सीपीसी में संशोधन किया, और वह संशोधन आपका लागू भी कर दिया 23 अक्टूबर 2015। तो फिर एक बार नियम जानिए कि जब भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो उसके बाद उस अध्यादेश को आपका पास कराया जाता है, और कौन पास करेगी? संसद। तो अध्यादेश को आपका माने पास कराना पड़ता है, तो संसद ने पास किया आपका बाद में, यानी कि आपका 2016 ईस्वी में,
लेकिन आपका मैंने जैसे कि अध्यादेश, इसका मतलब ये हुआ कि अध्यादेश जारी करके संशोधन को 23 अक्टूबर 2015 को लागू कर दिया गया। लेकिन आपका उस पर जो कानून बना, यानी कि संसद ने उसे जो पास किया, वह बाद में किया। इसीलिए ये कानून आपका संसद के पारित करने के पहले ही क्या हो गया है, लागू। एक लाइन में, वो तो संविधान में डिटेल में चलेगा। यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने के कारण ये कानून पहले लागू हो गया और संसद ने पास कब कर दिया, बाद। ये हो सकता है भाई, अगर कहीं दिखे कि संसद ने 2000, अगर कहीं भी आपको दिखे कि संसद ने तो भाई मान लीजिए 2022 में कोई कानून पास किया और प्रवर्तन तिथि आपको दिखाई दे कि 2021 है कहीं डेट, तो आप तुरंत दिमाग में क्या ले आएंगे, आपका अनुच्छेद कौन सा लाएंगे, 123, कि हर हाल में इस पर भारत के राष्ट्रपति ने क्या जारी किया होगा, ऑर्डिनेंस, तभी तो पास करने के पहले ही कानून क्या हो गया, लागू। तो आगे बताया जाएगा आपका, आगे आपका बताया जाएगा। इसके बाद जो देखिए वो वीडियो ही गायब हो गया। एक बार देखिए तो कैमरा सही करिए। छोड़ दीजिए, आ गया। नहीं, अभी आया। देखिए आपका ये चौथा संशोधन बताया गया। जो पांचवा संशोधन हुआ वह आपका मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर हुआ। और सभी लोग जानते हैं कि 2019 ईस्वी में आपका जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर पांचवा संशोधन हुआ और सीपीसी को अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी पूर्ण रूप से लागू किया गया। यानी कि जो सेक्शन 1 में आपका प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर और नागालैंड इत्यादि के सिवाय, तो जम्मू कश्मीर शब्द को क्या किया गया, वहां से रिपील किया गया। यानी कि अब ये आपका ये जो कानून हम पढ़ रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी अब क्या है, लागू। यानी कि फिर एक बार अब डेट पूछा जाता है भाई, डेट आप, हाँ, 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर 2019 को भाई लागू किया गया। धारा 1 में मुख्य रूप से बदलाव लाया गया। यानी कि अगर फिर एक बार देखिए भाई, आपका पांचों संशोधन एक बार फिर बताया जाए कब से लागू हुआ। भाई जो 1976 का पूछे कि कब से लागू हुआ, तो 1 फरवरी 1977। अगर 1999 वाला पूछे तो 1 जुलाई 2002। 2002 वाला पूछे तो 1 जुलाई 2002। 2015 वाला पूछे तो आपका 23 अक्टूबर 2015। और 2019 वाला पूछे तो आपका 31 अक्टूबर 2019। ये पांचों एक साथ याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, जैसे एविडेंस में जाकर, आईपीसी में भी जाकर बन रहा है। एविडेंस में तो आपका 2013 का जो संशोधन हुआ था वह ज़्यादा पूछा जाता था, जो जेएस वर्मा समिति के सिफारिश पर हुआ था। और लागू कब किया गया, 3 फरवरी आपका 2013। बहुत पूछा जाता है भाई ये, तो लिखिए भाई, कुछ लिखवा जाए तब आगे लेक्चर। संशोधन भी हो गया, इसको लिखवाते समय जो छूटा रहेगा और हम ऐड करा देंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आज से लिखने की भाई। हेडिंग डाल लीजिए भाई, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908।
द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, हिंदी में लिखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। बैरक में भी लिखा है ऊपर ही, भाई लिखना चाहें, अब नए लोग हैं तो एक एक बार बता दिया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, या इसको कहते हैं व्यवहार प्रक्रिया संहिता, व्यवहार भी कहते हैं, व्यवहार प्रक्रिया संहिता। लिखना चाहें भाई, जो लोग न लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को न मालूम हो वो लोग तो जरूर लिखें, जो नए लोग हैं। पुराने लोग जानते हैं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, न लिखें। इसके बाद इसको कहते हैं नागरिक प्रक्रिया संहिता, मैंने इसका और नाम है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908। दीवानी हो गया, सिविल हो गया, व्यवहार हो गया, नागरिक हो गया, ये सब एक ही है। लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वह कानून जो सिविल मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख करे, एरो बना बना लिखिएगा अलग अलग पैराग्राफ। वह कानून जो सिविल मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख करे, सीपीसी कहलाता है, सीपीसी कहलाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दूसरी भाषा में। वाद दायर करने से लेकर, वाद मने सूट यानी मुकदमा, एरो बना बना लिखिएगा अलग अलग। वाद दायर करने से लेकर डिक्री या आदेश, डिक्री या आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख, डिक्री या आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख सीपीसी में किया गया है, सीपीसी में किया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सीपीसी 1908 का निर्माण, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा सीपीसी 1908 का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था, या अंग्रेजी सरकार भी लिख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अतः भारत का संविधान लागू होने के बाद, डेट लिखना चाहे तो डेट भी लिख सकते हैं 26 जनवरी 1950। अतः भारत का संविधान लागू होने के पश्चात भी यह कानून भारत में प्रवर्तित है, के पश्चात भी यह कानून भारत में प्रवर्तित है, प्रवर्तित माने इनफोर्स है, लागू है, प्रवर्तित है, जिसका संवैधानिक आधार, वह अनुच्छेद ऐड कराना है, जिसका संवैधानिक आधार मैं बताया था कौन सा अनुच्छेद है 372, जिसका संवैधानिक आधार 372 है, अनुच्छेद आगे डाल दीजिए भाई, फिर देखिए जिसका संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 372 है। अब उसमें डिटेल में नहीं लिखवाया जाता, लिखवाते समय इतना पर्याप्त। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब तक सीपीसी का 4 बार निर्माण हो चुका है। अब तक सीपीसी का 4 बार निर्माण हो चुका है। प्रथम बार सीपीसी का निर्माण, इसी लाइन में लिखिएगा अभी, प्रथम बार सीपीसी का निर्माण द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। द्वितीय विधि आयोग की, सेकेंड लॉ कमीशन, द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। भाई प्रथम बार हम लिखवाए हैं, याद रखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब तक निर्मित सीपीसी, हेडिंग डाल लीजिए। तो अब तक निर्मित सीपीसी यानी कि कब कब निर्माण हुआ, मैं बताया भी था। तो फर्स्ट सेकेंड डालकर भी लिख सकते हैं। प्रथम बार कब हुआ तो सन लिखिए, सन 1859 का अधिनियम संख्या सहित लिखिएगा। ऐसे भाई चार्ट बनाना है। अधिनियम संख्या आपका 8 लिखिए। पहली बार सीपीसी का निर्माण या फर्स्ट लिख सकते हैं, लिखिए 1859 1859 का अधिनियम संख्या 8 यानी कि पहली बार सीपीसी किस सन में बनी तो 1859, जिसका एक्ट नंबर क्या था 8। सेकंड लिखिए, दूसरी बार सेकंड लिखिए भाई 1877 का अधिनियम संख्या 10 यानी कि 1877 का अधिनियम संख्या 10। ये सीपीसी दूसरी बार बनी, यानी कि चौथी बार बनी सीपीसी, दूसरी बार। थर्ड लिखिए 1882 यानी कि 1882 का अधिनियम संख्या 14 यानी कि 14। 1882 का एक्ट नंबर 14 यानी कि अधिनियम संख्या आपका 14। अगला लिखिए चौथी बार सीपीसी कब बनी, लिखिए 1908 का अधिनियम संख्या 5। 1908 का यानी कि 1908 का एक्ट नंबर 5 अधिनियम संख्या 5। तो वर्तमान में चौथी सीपीसी लागू है, पूछ ले चौथी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, सीपीसी का उल्लेख, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, सीपीसी का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या माने एंट्री नंबर की प्रविष्टि संख्या 13 में किया गया है। 13, फिर एक बार मैं बताया भी था, किसमें है 13। इसी के साथ कुछ कोरिलेट कर लेना है, लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके या कहीं लिख लीजिए इसको। सीआरपीसी सीआरपीसी का उल्लेख, सीआरपीसी में लिखिएगा, सीआरपीसी का उल्लेख
समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 2 में किया गया है। 2 सीआरपीसी का उल्लेख समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर एंट्री नंबर 2 में किया गया है। 2 अगला लिखिए एविडेंस, अभी पूछा नहीं पूछ सकता है। देखिए साक्ष्य विधि के बारे में प्रावधान, एरो बनाकर लिखिएगा। साक्ष्य विधि के बारे में प्रावधान समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 12 यानी कि 12 में किया गया है। समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर 12 में किया गया है। आईपीसी लिखिए, अब आईपीसी भी लिखवा दिया जाए। देखिए आईपीसी का उल्लेख यानी दंड विधान, आईपीसी का उल्लेख समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 1 में किया गया है। 1 आईपीसी का उल्लेख समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 1 में किया गया। तो चारों आपको यहाँ एक साथ कवर हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भैया, फिर आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए संहिता तथा अधिनियम में अंतर। ये इसको समझाना भी है। अब देखिए भाई, संहिता तथा अधिनियम में अंतर, इंग्लिश में कहेंगे कोड और एक्ट में अंतर। कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या है, एक लाइन बस लिखना है। लिखिए कोड अपने आप में पूर्ण होता है, यानी कि हिंदी में लिखिए भाई संहिता अपने आप में पूर्ण होती है, जबकि अधिनियम पूर्ण नहीं होता। संहिता अपने आप में पूर्ण होती है, जबकि अधिनियम पूर्ण नहीं होता। इसको बताया जाएगा बाद में आपका। यानी कि कोड एग्जॉस्टिव होता है, इंग्लिश में कहते हैं, जबकि एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता। इसको बताया जाएगा भाई लेक्चर देते समय। अगला लिखिए आपका हेडिंग डालिए आपका सीपीसी की योजना। सीपीसी की योजना यानी कि प्लानिंग। सीपीसी की योजना या प्लानिंग लिखिए इसमें। सीपीसी को 2 खंडों में, सीपीसी को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। सीपीसी को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। अब लिखिए हेडिंग डाल लीजिए प्रथम खंड। प्रथम खंड लिखिए भाई आपका। लिखिए प्रथम खंड में कुल 11 भाग हैं। प्रथम खंड में कुल माने प्रथम खंड कितने पार्ट में बांटे गए हैं 11। प्रथम खंड में कुल 11 भाग हैं, जिनमें कुल 158 धाराएं हैं। जिनमें कुल 158 धाराएं हैं।
इन धाराओं में या इनमें भी लिख सकते हैं, इनमें सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, इनमें सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, कामा दीजिए, कुछ सारभूत अधिकार यानी कि सब्सटेंसिव राइट, कुछ सारभूत अधिकार तथा दीवानी मामलों के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दीवानी मामलों के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इस खंड को सीपीसी का शरीर माना जाता है, यानी कि बॉडी है ये। इस खंड को सीपीसी का शरीर माना जाता है। यह खंड स्थिर रहता है। यह खंड स्थिर रहता है। इस खंड में संशोधन, इस खंड में संशोधन भारत की संसद तथा राज्यों के, भारत की संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, भारत की संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा किया जा सकता है। इसे प्रक्रियात्मक पक्ष का सारवान पक्ष कहते हैं। इसे प्रक्रियात्मक पक्ष का सारवान भाग लिखिएगा। इसे प्रक्रियात्मक पक्ष का सारवान भाग कहा जाता है। अब लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करिए भाई, लिखिए आपका सेकंड खंड या द्वितीय खंड, यानी कि सीपीसी का द्वितीय खंड, सीपीसी का द्वितीय खंड, ये पहला खंड लिखवाया गया सेक्शन के बारे में। लिखिए, लिखिए सीपीसी के दूसरे खंड में, सीपीसी के दूसरे खंड में प्रथम अनुसूची का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल सीपीसी के दूसरे खंड में प्रथम अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुल 51 आदेश दिए गए हैं, जिनमें कुल 51 आदेश दिए गए हैं तथा इन आदेशों के अंदर नियमों का उल्लेख है तथा इन आदेशों के अंदर नियमों का उल्लेख है। ये नियम संहिता के भाग हैं, यानी कि ये नियम
सीपीसी के भाग हैं, अलग ना कर दीजिएगा। ये नियम सीपीसी के भाग हैं। ये नियम शुद्ध रूप से प्रक्रिया से संबंधित हैं। ये नियम शुद्ध रूप से प्रक्रिया से संबंधित हैं। ये सीपीसी के प्राण माने जाते हैं। ये सीपीसी के प्राण माने जाते हैं। ये सीपीसी को गतिमान करते हैं, गतिशील रहते हैं। ये सीपीसी को गतिमान करते हैं। अर्थात इन्हें व्यवहार भी कहा जाता है, कंडक्ट। अर्थात इन्हें व्यवहार भी कहा जाता है। इसी में लिखेगा, धाराओं में सिद्धांतों का उल्लेख है। धाराओं में सिद्धांतों का उल्लेख है। उन सिद्धांतों को कैसे व्यवहार में लाया जाए, उन सिद्धांतों को कैसे व्यवहार में लाया जाए, इसका उल्लेख नियमों में किया गया है। इसका उल्लेख नियमों में किया गया है। ये नियम सीपीसी के विशिष्ट गुण कहे जाते हैं, स्पेसिफिक क्वालिटी। ये नियम सीपीसी के विशेष गुण कहे जाते हैं। मैंने पूछा गया स्पेशल क्वालिटी क्या है, तो भाई सेक्शन के साथ क्या इसमें दिया गया है, आदेश, और आदेश के अंदर नियम। ये स्पेशल क्वालिटी है। गतिमान कौन हो रहते हैं, प्राण कौन फूंकते हैं, शुद्ध रूप से प्रक्रिया कहाँ दी गई है, तो आदेशों में दिए गए नियमों। लिखिए, इन नियमों में संशोधन, इन नियमों में संशोधन संघ द्वारा, संसद लिखे भाई, इन नियमों में संशोधन संसद द्वारा, कामा दीजिए, राज्य विधान मंडलों द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधान मंडलों द्वारा तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा, तथा संबंधित राज्यों के, तथा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा भी किया जा सकता है। तीनों कर सकते हैं, अभी बताया भी गया था, किया जा सकता है। लेकिन इसी में लिखना है, लेकिन उच्च न्यायालय कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन उच्च न्यायालय कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकता जो सीपीसी की धाराओं में
जो सीपीसी की धाराओं में दिए गए सिद्धांतों के विपरीत हो। जो सीपीसी की धाराओं में दिए गए सिद्धांतों के विपरीत हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज कर लीजिए अब। यदि धारा तथा नियम की किसी बात में यदि धारा तथा नियम की किसी बात में विरोधाभास होता हो, उन्हें टकराव होता, तो कौन प्रिवेल करेगा बताया गया था। धारा लिखिए, विरोधाभास होता हो तब धाराओं में कही गई बातें नियमों पर अभिभावी होंगी। विरोधाभास होता है तब धाराओं में कही गई बातें नियमों पर प्रिवेल करेंगी, अभिभावी होंगी। इस प्रकार आपका जो दोनों खंडों का आपका